उत्तराखंड मानसून सत्र 2025 के दौरान विपक्ष ने दिन भर विरोध प्रदर्शन के बाद पहली रात सदन के भीतर ही गुजार दी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित सभी कांग्रेसी विधायक कंबल ओढ़कर धरने पर बैठे रहे और सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लगातार दोहराते रहे। शाम को पहले विधानसभा अध्यक्ष से वार्ता असफल रही। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर विपक्ष से धरना खत्म करने का अनुरोध किया, लेकिन विपक्ष डीएम के ट्रांसफर, एसएसपी के निलंबन और विभिन्न मुकदमे वापस लेने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह स्पष्ट किया कि उनका धरना शांतिपूर्ण है और सदन में तोड़फोड़ की अफवाहें निराधार हैं। रात भर विपक्षी विधायक सदन के भीतर कंबल ओढ़कर बैठे रहे। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर सदन में धरने की तस्वीर दिखाई। वहीं खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी फेसबुक पर सदन में विपक्षी विधायकों की लेटी हुई और शांतिपूर्ण धरना देते हुए वीडियो साझा किया। इस धरने ने विधानसभा सत्र को तनावपूर्ण बना दिया और स्पष्ट संदेश दिया कि विपक्ष अपनी मांगों को लेकर गंभीर है और सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय रहेगा। बागेश्वर के कपकोट तहसील से सुमगढ़ हादसे की 15वीं बरसी मनाई गई। यह हादसा 2010 में घटा था, जब सरस्वती शिशु मंदिर के 18 मासूम बच्चे विद्यालय में ही भीषण आपदा में दफन हो गए थे। इस दुखद घटना ने न केवल बागेश्वर बल्कि पूरे उत्तराखंड और भारत को झकझोर कर रख दिया था। 15वीं पुण्यतिथि पर स्थानीय लोगों और प्रशासन ने शहीद स्मारक में पहुंचकर बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने सरकार से लगातार सबक लेने और जिले के उन सभी विद्यालयों की पहचान करने की मांग दोहराई जो नदियों और नालों के किनारे स्थित हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यालयों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना आवश्यक है। स्थानीय लोग सरकार की अनदेखी और लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक पाना मुश्किल होगा। एक ऐसी पवित्र स्थल पे कहेंगे जहां पर हम लोग खड़े हैं। 2010 में जहां पर को हमारे होनहार बच्चे जो यहाँ विद्या शिक्षा के लिए आते थे, 18 बच्चे 2010 18 अगस्त को काल ग्रसित हुए थे। ये घटना पूरे बागेश्वर जनपद ही नहीं, कपकोट ब्लॉक में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों को झकझोर के रख दिया था, जिस समय ये मासूम बच्चे काल के ग्रास बने थे। आज 2010 से हम लोग 2025 में हैं, लगभग 15-16वां वर्ष हमारा ये है। तो आज वो बच्चे अगर जीवित होते तो एक वयस्क और हमारे देश के नागरिक अन्य अन्य सेवाओं में यहाँ से सेवा दे रहे होते। इस घटना के बाद जो मैं लगातार कहते रह रहा हूँ, इस घटना से हमने शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी हमारे आसपास में विद्यालय हैं, उत्तराखंड सरकार से बार बार मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि इस घटना को हमने शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ के देखना चाहिए कि कोई अन्य विद्यालय तो ऐसे नहीं है जिनके ऊपर आपदा के बादल मंडरा रहे हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सबको याद है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके साथ एक अंग्रेज वकील जॉन लैंग भी थे, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी लेखनी और साहस से लड़ाई लड़ी। उनका जन्म 19 दिसंबर 1816 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। जॉन लैंग ने भारत में रानी लक्ष्मीबाई का केस कोलकाता हाई कोर्ट में लड़ा। भले ही केस हार गए, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश नीतियों का साहसपूर्ण विरोध किया। जॉन लैंग पत्रकार भी थे और उन्होंने मफसिलाइट नाम से अखबार शुरू किया, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर लिखा। उनकी गतिविधियों की वजह से उन्हें कई बार धमकाया गया। 1864 में मसूरी में उनकी रहस्यमयी मौत हुई, जिसे हत्या का शक माना गया। उनकी कब्र आज भी मसूरी के कैमल बैक रोड पर मौजूद है। 1964 में लेखक रस्किन बॉन्ड ने उनकी कब्र खोजकर उनकी वीरता को याद दिलाया। देखिए, जॉन लैंग वैसे तो ऑस्ट्रेलियन था और इनका जन्म 1816 में पैरामीटर एक जगह है सिडनी के पास, वहाँ इनका जन्म हुआ था। क्योंकि इनके फादर कभी इंग्लैंड से माइग्रेट होकर वहाँ गए होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था। उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड जाके बैरिस्ट्री पास की और 1940 में कलकत्ता आ गए थे वकील बनने के बाद। और उसके बाद फिर ये इन्होंने कई किताबें लिखनी शुरू की। ही वॉज़ अ वेरी गुड राइटर और कई किताबें इनकी उस समय चली हैं। और फिर एक जो इन्होंने पेपर को इस्टेब्लिश किया, मफस्लाइट प्रेस था, वो मेरठ में इस्टेब्लिश किया। उसमें ज़्यादातर आर्मी के गजेट से संबंधित जितनी आर्मी की उस टाइम की न्यूज़ होती थी वो लिखते थे। और ज़्यादातर तो इनका जो संबंध है, और जो चार्ल्स डिकिंस थे, उनके हाउस होल्ड मैगजीन लंदन में निकलती थी, उसके रिपोर्टर भी थे। ही वॉज़ अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, ही वॉज़ अ ऑथर, ही वॉज़ अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो मसूरी से इनका ये संबंध है कि इनकी दूसरी शादी मसूरी में हुई थी। यहाँ मसूरी में क्राइस्ट चर्च है, उसमें इनकी शादी 11 मई 1859 को सेकंड मैरिज हुई थी। पहली इनकी कलकत्ता में हुई थी और उनकी वाइफ पहले वाली इंग्लैंड चली गई थी अपने बच्चों को लेके। तो यहाँ पे मसूरी में हुई और मसूरी में फिर 1864 में 20 अगस्त 1864 में इनकी मसूरी में डेथ हुई।
और लगभग 2-4 साल ये मसूरी में रहे हैं और मसूरी में रह के भी इन्होंने बहुत काम किए, कई किताबें लिखी है मसूरी में रह के, पूरी दुनिया में आज इनकी किताबें चलती है। और यहाँ ही इनका जो हमारी मसूरी में कैमल्स बैक रोड है, जो 200 वर्ष पुराना ग्रेव यार्ड है, वहाँ आज भी इनकी ग्रेव है। वो 20 अगस्त को इनकी डेथ हुई थी। और जो यहाँ का क्राइस्ट चर्च है, वहाँ इनकी शादी हुई थी और वही इनका वो प्लाक लगा हुआ है इसमें ब्रास प्लेट पे, और उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। और ही वॉज ए फ्रेंड, ये भी लिखा हुआ है कि ही वॉज ए फ्रेंड ऑफ इंडिया। और रानी झांसी वाली का इन्होंने केस लड़ा था। जो रानी, आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी वाला तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया था कि राज्य जिनका कोई वारिस ना हो उनके राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया है, तो रानी ने अडॉप्ट कर लिया था लड़का, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको नहीं माना था और उनके अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर दी। उसके बाद रानी ने इसको, अपने केस को बैरिस्टर के थ्रू कलकत्ता में गवर्नर जनरल को पहुंचाया। और ये बैरिस्टर, जैसे मैंने आपको बताया, तो इन्होंने रानी लक्ष्मी एक केस लड़ा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।